लेक्चर नंबर हमारा 39 है शायद आज। 39 है ना? 39 मुझे लग रहा है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एजेंसी रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एजेंसी रिलेशनशिप क्या है डिस्कस करेंगे। प्रीवियस अटेम्प्ट तक इस चैप्टर में बहुत से और कंसेप्ट्स भी थे जो कि टेक्निकल भी थे। अब उसने बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर दिया है, यानी समझ लीजिए डिफ़िकल्टी लेवल इसका 100 से रिड्यूस होके 30% पे आ गया। 70% सिलेबस भी उसने निकाल दिया और डिफ़िकल्टी लेवल भी इसका तकरीबन इतने से ही रिड्यूस हो गया। लेकिन एक कंसेप्ट इसका अभी भी है, यानी सबसे ज़्यादा पास में जिस कंसेप्ट को लेके वो केस स्टडी टेस्ट करता था वो कंसेप्ट अभी भी है, ठीक है। लेकिन बहुत से कुछ अजीबोगरीब कंसेप्ट थे वो बिला वजह के वो उसने निकाल दिए और कुछ अच्छे कंसेप्ट थे वो भी निकाल दिए। बहरहाल जो चीज़ भी निकाल दी हमारे लिए तो अच्छी गुड न्यूज़ है कि उतना कम करना पड़ेगा। इस चैप्टर के दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है सिर्फ, एक अथॉरिटी से रिलेट कर रहा है और एक बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट आज स्टडी करेंगे, अथॉरिटी इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आज डिस्कस हो रहे होंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट आज डिस्कस हो जाएंगे, बाकी डिटेल कल। तो जो असल केस स्टडीज है एग्जाम लेवल की वो आप आज के लेक्चर के बाद नहीं बल्कि कल के लेक्चर के बाद अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। आज के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव रेफरेंस और असाइनमेंट नोट कर लीजिए। रिटन फॉर्म में आपने अटेम्प्ट करने। अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो असाइनमेंट में डेली दिया करता हूं उसे रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करते हैं? जरा हाथ उठाइए, शाबाश। मैं देखो कितने एक्सपेक्टेड है इस अटेम्प्ट में पास होने वाले स्टूडेंट। शाबाश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, बस काफी नहीं है भाई। चलिए, 12 एजेंसी रिलेशनशिप क्या है पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं। एजेंसी रिलेशनशिप क्या है? समटाइम ऐसा होता है कि जैसे फर्ज कीजिए हमारी डेली लाइफ में हमारे किसी फैमिली मेंबर ने हमारे पेरेंट्स को इनवाइट किया और हमारे पेरेंट्स किसी वजह से उस फंक्शन को इवेंट को अटेंड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे घर में जो बड़ा बच्चा हो उसको भेज देते हैं कि चले हमारी वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो असल में वो जो पर्सन है वो अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे उस इवेंट को अटेंड कर रहा होता है। ठीक, मिलता जुलता कंसेप्ट हमारा एजेंसी रिलेशनशिप में भी होता है। ये तो इनफॉर्मल एग्जांपल दी ना, वैसे कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। यहां से आगे लेके चलते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी पर्सन ने लोगों के साथ एग्रीमेंट्स करने हैं लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि उन लोगों को फिजिकली जाके मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है, आपने सुना होगा कुछ कंपनीज प्रैक्टिकली या बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत से मुल्कों में फैले हुए हैं, ठीक है। इवन अगर पाकिस्तान में अगर एक बिजनेस ऐसा है जिसकी एक ब्रांच कराची में है, एक लाहौर में है, एक मुल्तान में है, एक पेशावर में है, तो वो पर्सन जो ओनर है वो तो फिजिकली किसी एक जगह पे मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल, हो सकता है वो कराची में मौजूद हो, लेकिन क्या उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन लाहौर में दूसरी सिटीज में हो रही होंगी, लोगों के साथ सेल परचेज की एग्रीमेंट कर रहा होगा, बिल्कुल। तो क्या लाजमी है कि उसका एग्रीमेंट करने के लिए फिजिकली उन सारी लोकेशंस पे जाना लाजमी है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर वो तो बड़ी लिमिटेशन हो जाएगी, उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है बहुत से एग्रीमेंट्स इस वजह से ना कर पाए कि वो एक वक्त में किसी एक जगह पे था, दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। तो लॉ ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसे कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप में होता क्या है? इसमें कोई एक पर्सन है, जैसे मिस्टर पी ये बिजनेस का मालिक है, मिस्टर पी। अब ये क्या करता है कि किसी जगह पे फर्ज कीजिए ये खुद प्रेजेंट नहीं हो सकता, कोई काम ऐसा ये खुद नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है, मिस्टर ए को। और मिस्टर ए से ये कहता है कि मैं डायरेक्टली दूसरे लोगों के साथ कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, कुछ एग्रीमेंट्स नहीं कर सकता। आप ऐसा कीजिए, मेरे बिहाफ पे दूसरे लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल टीपी, इन लोगों के साथ, इस बंदे के साथ आप डीलिंग कीजिए और इसके साथ एग्रीमेंट कीजिए। फाइनल एग्रीमेंट को साइन भी कर लें, एग्रीमेंट पे साइन भी चाहे मिस्टर ए के आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल समटाइम मिस्टर ए के आ रहे हैं, समटाइम नहीं। एग्रीमेंट कर लें मिस्टर ए मिस्टर टीपी के साथ, लेकिन असल में वो एग्रीमेंट मिस्टर ए अपने बिहाफ पे नहीं कर रहा होगा, किसके पे? मिस्टर पी के बिहाफ पे कर रहा होगा। बज़ाहिर सिचुएशन क्या नजर आ रही होगी? बज़ाहिर सिचुएशन नजर आ रही होगी कि ये एग्रीमेंट हुआ है ए और टीपी के दरमियान में, लेकिन दरअसल हकीकत में ये एग्रीमेंट किसके दरमियान में होगा? मिस्टर पी और टीपी के दरमियान में, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। असल में जो मिस्टर पी है ना, इसको हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं प्रिंसिपल। जो मिस्टर ए है इसको लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं एजेंट, और जो टीपी है इसे लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं थर्ड पार्टी। यानी प्रिंसिपल और एजेंट के अलावा जो थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स है जिनके साथ एग्रीमेंट किए जा रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? थर्ड पार्टी।
और मिस्टर पी जब मिस्टर ए के साथ ये बैठ के चीजें एग्री करता है कि भाई मैं किसी जगह पे या कोई कॉन्ट्रैक्ट खुद नहीं कर सकता, आप मेरी जगह पे थर्ड पार्टी के साथ ये अरेंजमेंट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कीजिए और मैं उसके ऊपर लायबल होऊंगा। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एजेंसी रिलेशनशिप। और ये बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है मिस्टर पी और मिस्टर ए के दरमियान में, क्योंकि मिस्टर पी को सबसे बड़ा खतरा पता है क्या होता है? कि ये ना हो ए को मैं कुछ और कहूं, ये जाके एग्री कुछ और कर रहा है। तो इसीलिए मिस्टर पी ने ए को कहा होता है कि आप कौन कौन से एक्ट्स कर सकते हैं, कौन सा एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो पी और ए के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है इसको क्या कहते हैं? एजेंसी रिलेशनशिप। इस एजेंसी रिलेशनशिप में वो बंदा जो दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है वो एजेंट कहलाता है, जिसके बिहाफ पे एक्ट हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और ये रिलेशनशिप क्रिएट किसकी बेस पे? एक कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे होगा, यानी इनका एक एग्रीमेंट होगा। एज यूजुअल रिटन होना लाजमी नहीं है, वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट होना लाजमी है। इसी तरह आगे हम नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर में स्टडी करेंगे कि पार्टनरशिप में भी यही रूल लगता है कि जब आपने लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा रिलेशनशिप, पार्टनरशिप का रिलेशनशिप क्रिएट करना हो ना, उसके लिए भी एग्रीमेंट जरूरी है। तो जब आपने प्रिंसिपल और एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट करना है, इसके लिए भी एग्रीमेंट होना जरूरी है, ये जहन में रखिएगा। और उस एग्रीमेंट में सबसे अहम चीज क्या लिखी होगी भला? कि एजेंट को क्या जिम्मेदारी दी गई है, क्या अथॉरिटी दी गई है, इसने क्या काम करना है, इसने क्या काम करना है। एग्रीमेंट में सबसे अहम चीज ये होगी। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, एक चीज ये फर्ज कीजिए मिस्टर ए एजेंट थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करता है। बज़ाहिर एग्रीमेंट किन दो लोगों के दरमियान में? एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान। असल में ये एग्रीमेंट किन लोगों के दरमियान में? थर्ड पार्टी के दरमियान। अगर फर्ज कीजिए कि इस एग्रीमेंट में कोई पार्टी वायलेशन करती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या मिस्टर पी डायरेक्टली थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकता है? यस। ठीक है, थर्ड पार्टी ये नहीं कि भाई आप कहां से आ गए, वो कहेगा भाई मैं प्रिंसिपल हूं, एजेंट हुआ ही मेरे इशारे पे है, मैंने कहा था एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, मैंने कहा है तो एग्रीमेंट हुआ। क्या थर्ड पार्टी, अगर फर्ज कीजिए थर्ड पार्टी वायलेशन करती है, तो आपने कहा कि प्रिंसिपल डायरेक्टली थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकता है, सू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। अगर फर्ज कीजिए थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं, प्रिंसिपल की तरफ से वायलेशन हो, तो सोच के मुझे बताइए थर्ड पार्टी किसके खिलाफ केस फाइल करेगी? प्रिंसिपल के, एजेंट के खिलाफ नहीं, प्रिंसिपल के खिलाफ। ठीक है, क्लियर हो गई चीज? पहले हमारे सिलेबस में एक कंसेप्ट होता था जिसमें हम ये कहते थे अगर तो थर्ड पार्टी को पता है कि ये एजेंट है और ये प्रिंसिपल है तो वो प्रिंसिपल के खिलाफ है। अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता कि ये एजेंट है, पता ही नहीं, तो फिर वो इसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। पहले ये कंसेप्ट हमारे सिलेबस में, अब नहीं है, अब नहीं। अब सिर्फ सिंपल कंसेप्ट कि प्रिंसिपल एजेंट जो भी एग्रीमेंट करेगा वो इनफैक्ट एग्रीमेंट किन दो लोगों के दरमियान में है? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान। ये डायरेक्टली एक दूसरे के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं डेफिनेशंस, वो डिफाइन कैसे करता है और इसमें एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एग्जांपल्स को मैं मजीद डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि केस स्टडीज भी सॉल्व करनी है हमने। तो केस स्टडी में जिस तरीके से इस कंसेप्ट को वो इन्वॉल्व करवाता है उसको सामने रखे, एग्जांपल्स के ऊपर मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा, डिफरेंट एग्जांपल। सबसे पहले डेफिनेशन, एजेंट कौन है? कहता है ये एक ऐसा पर्सन है जो एम्प्लॉय किया है, इंगेज किया है, अपॉइंट किया है, कुछ भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें, ऐसा पर्सन है एजेंट जो एम्प्लॉय किया है, एम्प्लॉय किया गया है टू डू एक्ट, कोई काम करने के लिए, एंड मेक्स कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फॉर अनदर पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। एजेंट ऐसा बंदा है जिसे अपॉइंट किया गया है कि वो कोई काम करे या एग्रीमेंट करे ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पे। फॉर अनदर पर्सन का मतलब क्या? ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। और प्रिंसिपल कौन है? पर्सन फॉर हुम एक्ट इज डन या एग्रीमेंट इज मेड। जो बंदा एक्ट करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो एजेंट, और जिस बंदे के बिहाफ पे काम किया जा रहा है प्रिंसिपल। ये दोनों टर्म्स मुझे बताइए, क्लियर हुई आपको? अब हम इसकी एग्जांपल्स शेयर करते हैं। पहली एग्जांपल, वर्कर एट शॉप। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही आप कॉलेज की प्रेमिसेस में एंटर होते हैं आपको डिफरेंट एम्प्लॉयज मिलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से लेके प्रिंसिपल साहब तक, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, कैशियर है और स्वीपर वगैरह सारे लोग, ये सारे एम्प्लॉयज हैं कॉलेज के। ठीक है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ वर्कर को, कुछ एम्प्लॉयज को इंगेज करती है काम करने के लिए। अगर वो आपसे फर्ज कीजिए कोई ऐसा मिसबिहेव करते हैं या आपसे कोई पैसे लेके रख लेता है अपने पास, जरा सोचिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से
खुद लायबल होगा। आप किसके खिलाफ केस फाइल करेंगे? किसके? कॉलेज के खिलाफ, एम्प्लॉयज के खिलाफ नहीं। ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड रूल है कि एम्प्लॉयज के एक्ट्स के लिए एम्प्लॉयर लायबल है, एम्प्लॉयज के एक्ट्स के लिए एम्प्लॉयर लायबल है, इसलिए कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर, एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। वर्क, एक दुकानदार बैठा हुआ दुकान पे, 1 बजे का टाइम हुआ, उसने अपने एक एम्प्लॉय से कहा मैं जा रहा हूं, नमाज वगैरह पढ़ के खाना खा के वापस आऊंगा 2 बजे, तब तक तुमने दुकान को संभालना है। और ये जो चीज है ना, फॉर एग्जांपल चेयर बेच रहे हैं, तुमने ये चेयर 1000 रुपए से कम पे नहीं बेचने। अब वो पर्सन चला गया। अब मुझे बताइए, कोई कस्टमर आता है और 1000 की, 1200 की, 1500 की ये चेयर लेके जाता है और उस पर लिखा हुआ है वारंटी कि ये फॉर जो भी है 2 साल, 4 साल, 5 साल की वारंटी है। एग्रीमेंट हो रहा है, कस्टमर का एग्रीमेंट किसके साथ हो रहा है? उस वर्कर एम्प्लॉय के साथ के ओनर एम्प्लॉयर के साथ? एम्प्लॉयर के साथ। ये एग्जांपल है प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप की। इसमें वो एम्प्लॉय एजेंट है और ओनर प्रिंसिपल है। ओनर ने अपने वर्कर को ये अथॉरिटी दी है कि वो उसकी जगह पे लोगों के साथ सेल का एग्रीमेंट कर सकता है। ये बात समझ आई? अच्छा, अब सुनिए, हर रिलेशनशिप होता है ना, हर जो एग्रीमेंट होता है एजेंसी का, उसमें प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ ना कुछ पावर दी होती है कि तुम ये काम कर सकते हो। जैसे हमारी वाली एग्जांपल में प्रिंसिपल ने एजेंट को पावर दी कि वो दुकान में जो चेयर्स मौजूद हैं इनको सेल कर सकता है। इसे कहते हैं अथॉरिटी। हर एग्रीमेंट में एजेंट को कुछ ना कुछ अथॉरिटी देनी पड़ती है, वरना वो एक्ट कर ही नहीं सकता, अथॉरिटी देनी पड़ती है। अब जो एग्रीमेंट होता है वो ओनर और थर्ड पार्टी के दरमियान में होता है। वो थर्ड पार्टी और जो एम्प्लॉय दुकान पे उसके दरमियान में तो नहीं होता ना, ये बात पक्की है। वो ओनर और थर्ड पार्टी के दरमियान में होगा। फर्ज कीजिए, लॉ का एक कंसेप्ट ऐड करवा रहा हूं जो कल का है, बेस अभी बना रहा हूं। फर्ज कीजिए ओनर ने या प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा कि ये चेयर 1000 रुपए से कम पे ना बेचना। तो इसका मतलब है ओनर ने एक्चुअल अथॉरिटी जो दी, जो एक्चुअल 1000 रुपए पे सेल करने की थी। क्वेश्चन ये है लॉ का, क्या होगा अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे? क्या होगा अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे? यानी इस केस में क्या होगा अगर एम्प्लॉय इस चेयर को 800 में बेच दे? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर एग्जांपल दे रहे हैं आप एक्सीड की, तो प्राइस बढ़ाए ना। नहीं नहीं नहीं, वो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट समझे। यहां पे अथॉरिटी एक्सीड करने से मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ने जो बात कही थी उसको ना माना जाए, उसके खिलाफ चला जाए। तो यहां पे अगर जो एम्प्लॉय है वो 1000 की बजाय 1200 की शेयर बेचता है ना, तो वो अथॉरिटी एक्सीड नहीं होगी, वो तो खुश होगा प्रिंसिपल, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कम से कम 1000 की। 800 की बेचता है तो फिर हम कहेंगे एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। क्वेश्चन ये है, एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो क्या होगा? लॉ कहता है एजेंट खुद लायबल होगा, एजेंट पर्सनली विल बी लायबल। एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, एजेंट पर्सनली विल बी लायबल। एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है तो पर्सनली लायबल हो। इसका मतलब क्या है कि अब वो 200 रुपया उसे खुद देना पड़ेगा, 200 रुपये का नुकसान उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, अब जरा बड़े एहतियात से सुनिएगा आगे जो कहना चाह रहा हूं। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है वो खुद लायबल होगा। यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किसको? इसका आंसर मैं भी दे रहा। बज़ाहिर लग रहा है प्रिंसिपल को लायबल होगा, बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन इसका आंसर मैं नहीं दे रहा। पहली एग्जांपल क्लियर हुई वर्कर एट शॉप की, आगे चलते हैं। दूसरी, रेंट कलेक्टर। मेरी फर्ज कीजिए 5 शॉप्स है, हर महीने रेंट कलेक्ट करना पड़ता है। आपको पता है बात कहते हैं आज नहीं सर कल आएगा, सेल नहीं हुई, चक्कर लगवाते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे चक्कर ना लगाने पड़े, मेरा टाइम बचे। मैंने इन भाईजान को अपॉइंट किया और इन्हें कहा तुमने हर महीने जाके मेरे बिहाफ पे इन 5 दुकानों से रेंट कलेक्ट करना है, और इनको भेज दिया। अब उन जिन लोगों ने रेंट दिया उनको भी पता है कि मैंने भेजा। ये जब रेंट कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो ये क्या है? एजेंट में। मैं प्रिंसिपल हूं, ये मेरे एजेंट है, और मैंने इनको अथॉरिटी दी है कि रेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ये रेंट कलेक्ट करने के लिए गए, एक पर्सन ने कहा मैं रेंट नहीं दूंगा, कल दूंगा। ये कल गए, उसने फिर कहा 2 दिन बाद दूंगा। इनको गुस्सा आया, इन्होंने उसके साथ लड़ाई झगड़ना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा गालम गलौज शुरू कर दी, मार पिटाई। उस दूसरे पर्सन ने इनके खिलाफ केस फाइल किया और अदालत ने कहा हर्जाने के तौर पे 5000 रुपये अदा किए जाएं किराएदार को। क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने इनको अथॉरिटी दी थी? नहीं, रेंट कलेक्ट करने की अथॉरिटी दी थी?
क्या इन्होंने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया? बिल्कुल, क्योंकि मैंने इन्हें रेंट कलेक्ट लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं कहा था। अगर ये उधर जाके कोई इलीगल काम करते हैं वो मैंने नहीं कहा था। इन्होंने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। लायबल कौन है? एजेंट। यानी प्रिंसिपल एजेंट के सारे एक्ट्स के लिए लायबल है। लेकिन अगर एजेंट, अब एडिशनल कंसेप्ट, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है तो फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं है, फिर एजेंट लायबल है। किसको? ये मैं अभी नहीं बता रहा, ये कल के लेक्चर में बताना है। किसको? ये कल के पिछले वाली एग्जांपल में लग रहा था प्रिंसिपल को 200 रुपया देगा, इस वाले एग्जांपल में लग रहा है थर्ड पार्ट। तो इसका मतलब है शायद कभी प्रिंसिपल को और कभी थर्ड पार्टी को, लेकिन इसका कोई रूल भी तो होगा कि कब, वो भी नहीं बता रहा, कल के लेक्चर में बताना। अगली एग्जांपल, प्रॉपर्टी डीलर। आपने अक्सर देखा होगा प्रॉपर्टी डीलर हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। हमने किसी घर को सेल करना, उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं भाई इस घर को सेल करते हैं। वो अच्छा बायर ढूंढते हैं और उसको घर सेल कर देते हैं। तो वो प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन लॉ की नजर में वो कौन है वाला? एजेंट। वो हमारे बिहाफ पे कोई एक्ट करते हैं, कस्टमर ढूंढते हैं। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में मौजूद है ना और उसके करीब ही है तो नॉर्मली वो कस्टमर ढूंढ देता है और फिर कहता है सर इसके साथ एग्रीमेंट कर। एग्रीमेंट हम खुद करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो हम लोकल एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाते हैं। हम डीलर को ये कहते हैं पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम अच्छा सा बायर ढूंढो, क्योंकि अभी तो कीमत कम लग रही है, 2-3 महीने में अच्छा बायर ढूंढो, उसको ये घर सेल कर देना और पैसे हमें ट्रांसफर कर देना। यह है पावर ऑफ अटॉर्नी। इस केस में वो हमारा एजेंट है, हम प्रिंसिपल है, हम मुल्क से बाहर है। वो क्या करेगा? अच्छा बायर ढूंढेगा, अच्छी कीमत में घर को सेल करके पैसे हमें ट्रांसफर कर देगा। ये भी एग्जाम्पल है एजेंसी रिलेशनशिप की, जिसमें घर का मालिक, ओनर प्रिंसिपल है और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो एजेंट है। अच्छा, फर्ज कीजिए कि हमने उसे ये कहा था कि घर 50 लाख से कम पे ना बेचना और वो इसको 40 लाख पे बेच देता है। एजेंट ने, तरतीब से चले, पहले हम क्या लिखेंगे केस स्टडी में? एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। एजेंट इज पर्सनली लायबल। एजेंट पर्सनली लायबल है। इस एग्जांपल में किसको? प्रिंसिपल को। उसको कंपनसेट करेगा। क्लियर होगी ये बात? तो मैंने एजेंट की डेफिनेशन भी आपको समझाई, एजेंट की एग्जांपल्स भी शेयर की और उसके साथ साथ एक कंसेप्ट भी ऐड किया कि हर प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को अथॉरिटी दी होती है। एजेंट का फर्ज है कि उस अथॉरिटी के अंदर रह के काम करे। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है तो एजेंट लायबल है। एजेंट लायबल है, पर्सनल। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं अच्छा कुछ एग्जांपल, ये टिप सुन लें। नॉर्मली रूल क्या है? अच्छा, क्या इधर आए। अब वो कंसेप्ट जो पहले पढ़ाया था यहां पे लिंक हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं खुद ना पढ़ाऊं, आप खुद ही समझ लें, मुझे ना पढ़ाना पड़ेगा। प्रिंसिपल और एजेंट में से एक पर्सन को लॉ कहता है कि ये माइनर हो सकता है, एक पर्सन माइनर नहीं हो सकता। बताइए कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि प्रिंसिपल माइनर हो सकता है? कितनों का है एजेंट माइनर हो सकता है? हाँ शाबाश, एजेंट माइनर हो सकता है। प्रिंसिपल क्यों? प्रिंसिपल के बिहाफ पे एग्रीमेंट हो रहा है, तो जिसके बिहाफ पे एग्रीमेंट हो रहा है उसका कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। इस पर्सन का कंपिटेंट टू, इसका कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। क्यों? अपने बिहाफ पे थोड़ी कर रहा है, अपने बिहाफ पे थोड़ी, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। क्लियर हुई है बात? तो प्रिंसिपल के लिए कंपिटेंट एजेंट कोई भी बन सकता है, चाहे वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है चाहे नहीं है। माइनर भी एजेंट बन सकता है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल बनने के लिए कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना जरूरी है, मेजर होना जरूरी है। यहां तक बात क्लियर हुई? अब मैं एक लाइन आपके सामने बोलने लगा हूं, आपने इसमें से गलती निकालनी है। अगर माइनर एक एजेंट अपॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर माइनर एजेंट अपॉइंट होता है तो वो खुद लायबल नहीं होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा। अच्छा, इसमें गलती नहीं है, एरर नहीं है, ओमिशन है। बता सकते हैं क्या? फिर सुन लें। अगर कोई माइनर एजेंट अपॉइंट होता है तो फिर जो भी एग्रीमेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगे उनके लिए वो एजेंट लायबल नहीं होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा। आप कहें सर इसमें फर्क क्या? नॉर्मल एजेंट में भी तो यही रूल होता है कि एजेंट जो भी एक्ट करता है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है। शाबाश। लेकिन यहां पे कंसेप्ट ये है कि नॉर्मल रूल ये है कि जो नॉर्मल एजेंट होगा ना, वो अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर रहता है तो उसके एक्चुअली प्रिंसिपल लायबल, अगर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है तो वो खुद लायबल है। माइनर का रूल क्या है? अपनी अथॉरिटी के अंदर है कि एक्ट करता है, प्रिंसिपल लायबल। अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है फिर भी प्रिंसिपल लायबल। प्रिंसिपल का इतना ही कसूर बहुत है
कि उसने माइनर को एजेंट अपॉइंट किया, और आपको पता है हम पढ़ चुके हैं कि माइनर जो है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, माइनर एजेंट तो अपॉइंट हो सकता है, प्रिंसिपल नहीं बन सकता। लेकिन अगर एजेंट अपॉइंट होता है तो वो नेग्लिजेंस का मुजाहिरा करे, अथॉरिटी से एक्सीड करे, तो वो लायबल नहीं है, लायबल नहीं है। सुनिए, एक दुकान बिजनेस है, वो कुल्फियां बना के बेचते थे, या आइसक्रीम का एग्जांपल, आइसक्रीम बना के बेचते थे। प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा कि आइसक्रीम जो है ये तुमने 100 रुपए कप से नीचे नहीं बेचना। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। सप्लाई आई, अच्छा वैसे मैं कंसेप्ट डर डर के ऐड कर रहा हूं, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सप्लाई आई तो एजेंट ने कहा 100 रुपए से कम पे नहीं बेचना, और सारी आइसक्रीम जो थी उसको उसने काउंटर पे रख दिया। थोड़ी देर के बाद, अच्छा ये प्रिंसिपल ये कह के गया था कि जब आइसक्रीम आएगी ना तो उसे 100 रुपए से कम पे नहीं बेचना। एजेंट ने कहा बिल्कुल ठीक, हाजिर। आइसक्रीम आई, उसने काउंटर पे रखी और कहा 100 रुपए से कम पे नहीं बेचूंगा। आधे घंटे बाद सारी आइसक्रीम पिघल गई, किसी काम की नहीं रही। आपने बताना यह है, डिसीजन ये करना है, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया कि नहीं। नेग्लिजेंस है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें उसने अपनी अथॉरिटी से भी एक्सीड किया। अथॉरिटी से कैसे एक्सीड किया ये सुनिए। वो क्या कहेगा? वो कहेगा प्रिंसिपल ने मुझे कहा था कि 100 रुपए से कम पे नहीं बेचना, इसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं कहा था, और मैंने उसकी हिदायत के ऊपर अमल किया है। अल्लाह कहता है अथॉरिटी होती है दो तरह की, एक होती है एक्सप्रेस, जो एक्चुअल अथॉरिटी दी जाती है ना, एक्चुअल अथॉरिटी एजेंट को, वो तो एक होती है एक्सप्रेस, एक होती है इम्प्लॉयड। एक्सप्रेस कौन सी है? जो क्लियरली अल्फाज से दी जाए। इम्प्लॉयड कौन सी है? जो एज्यूम की जाती है कि है, एज्यूम जो उसको करनी चाहिए उन हालात में, या जो उन हालात में एक आम बंदा करता। तो ये उसकी इम्प्लॉयड, एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं थी एजेंट की, लेकिन इम्प्लॉयड अथॉरिटी थी कि जो काम उसे दिया गया, जो काम उसे दिया गया उसको पूरा करने के लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो वो कर सकता है। अब मुझे बताइए, पहले वाली एग्जांपल नहीं, ये बात समझ आई कि जो एक्चुअल अथॉरिटी प्रिंसिपल एजेंट को देता है वो दो तरह की हो सकती है। एक, पहले कौन सी बतानी है? पहले इम्प्लॉयड नहीं बोलनी, पहले एक्सप्रेस फिर इम्प्लॉयड। एक्चुअल अथॉरिटी जो प्रिंसिपल एजेंट को दो तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस, अल्फाज से दीजिए। मैंने इसे कहा भाई रेंट कलेक्ट करना है, रेंट कलेक्ट करना है, और 1000 रुपए पर शॉप। ये वापस आए, इन्होंने मुझे 4950 रुपए दिए। मैंने कहा भाई बंदे तो 5000 है, 50 रुपए बाकी किधर? उसने कहा सर आने जाने का किराया। आने जाने पे किराया नहीं कोई लगना, किराया लगना कि बस वगैरह पे, वैगन पे, रिक्शे पे आए गए। मैंने कहा ये तो तुम्हें मैंने अथॉरिटी दी ही नहीं थी, निकालो मेरे 50 रुपए। मुझे बता, क्या इनके पास अथॉरिटी थी कि ये जरूरी खर्चा कर सकते हैं? यस। एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं थी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी थी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का कंसेप्ट समझ रहे हैं? लेकिन एम्प्लॉयड अथॉरिटी का कंसेप्ट कहता है वो जो जरूरी हो, जो आम बंदे को भी समझ आए कि ये काम करने के लिए जरूरी थी यह चीज, यह है एम्प्लॉयड अथॉरिटी। अब हम फर्ज कीजिए, अब एक केस स्टडी से, हम साइकिल्स बेचते हैं, हमने सियालकोट साइकिल्स बेची और उसे कहा कि ये साइकिल आप तुम लोगों ने बेचनी है। उसको हमने प्राइस बताई 5,000 से कम पे ना बेचना। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या वो शॉपकीपर इन साइकिल्स को रखने के लिए कोई वेयर हाउस रेंट पे ले सकता है? हालांकि हमने उसे अथॉरिटी तो नहीं दी, हमने तो उसे सिर्फ ये कहा है कि इसको बेचना है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी, क्या वो उनकी पैकिंग कर सकता है? हमने तो नहीं उसे कहा था बेचने के लिए। एम्प्लॉयड अथॉरिटी, ठीक, क्या वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है? बिल्कुल, हमने तो नहीं कहा था एडवर्टाइजमेंट करो। एम्प्लॉयड, क्योंकि सेल बड़ा एक्ट करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें जरूरी होती हैं, ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहलाती है। तो बहरहाल याद रखिए, जब हम कहते हैं ना कि अपनी एक्चुअल अथॉरिटी से एक्सीड करेगा, तो इसमें एक्सप्रेस अथॉरिटी भी शामिल है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी भी शामिल है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी भी शामिल है। ये एडिशनल कंसेप्ट था जो आपको बताया। ये बात प्रिंसिपल, इट मस्ट बी कंप्लीट, ये तो बात हो गई, इट मस्ट बी कंप्लीट टू कंडक्ट, ठीक है। कंसीडरेशन नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। आप मुझे बताइए, हमने इस बंदे को कहा कि हमारा घर बिकेगा, तुम्हारा घर बेच दो, प्रॉपर्टी डीलर से कहा। इसको जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उस वक्त पैसे दिए जाएंगे कि जब घर सेल होगा। इसका मतलब है एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कंसीडरेशन नेसेसरी नहीं है, कंसीडरेशन नेसेसरी नहीं है। बल्कि अगर कोई बंदा ये कहे ठीक है सर मैं बगैर किसी कमीशन के आपका घर बेच देता हूं, बगैर किसी कमीशन के आपका घर बेच देता हूं, क्या अब एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट हुआ? अभी भी एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, हालांकि इसमें कंसीडरेशन है। आपको याद है वो एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन में एग्जांपल पड़ी थी, कोई एग्जांपल पड़ी थी एजेंसी वाली? एग्जांपल निकाल देखें जरा, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स उसने हर एग्जांपल दी हो या? हाँ, बेलमेंट वाली भी दी है, लेकिन वो
हमारे सिलेबस से अब निकल चुका है, बेलमेंट एंड प्लेज वाला का। कंसीडरेशन नॉट क्लियर हो गया? तो अभी तक आज के लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया आपको, एजेंसी रिलेशनशिप का बताया। होता क्या है, इसमें तीन पार्टी, हमारी हर केस स्टडी में तीन पार्टीज होंगी, तकरीबन हर केस स्टडी में तीन पार्टी। शुरू में बेसिक में शायद दो, लेकिन हर केस स्टडी में तीन पार्टी होंगी, एक, दूसरी और तीसरा थर्ड पार्टी। और वो केस स्टडी एग्जाम लेवल की साइड करेगा, यही पूछेगा बताओ ये अथॉरिटी में आता है कि नहीं आता। तो आपने यही डिसाइड करना होगा। पहला डिसीजन आपने क्या करना होगा, क्या एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, पहला डिसीजन ये करना होगा किसी भी केस स्टडी में। फिर दूसरा डिसीजन ये करना होगा कि अथॉरिटी से एक्सीड किया तो किसको लायबल है। पहला डिसीजन क्या एजेंट लायबल है, दूसरा एजेंट किसको लायबल है, किसको लायबल है। क्लियर हुई है बात? चलिए अब मैं, टाइम है, ये दूसरी वाली एग्जांपल भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, किसको लायबल है। ये चेयर पड़ी हुई है, मैं कह के गया भाईजान को 1000 रुपये से कम पे नहीं बेचने, इसने, मैं गया 600 रुपये की बेच दी। एजेंट ने अपने अथॉरिटी से एक्सीड किया। मैं सोच रहा हूं मैं अब क्या करूं, एजेंट लायबल है, इसमें सारे एग्री करते हैं, यानी 400 रुपया एजेंट को पे करना पड़ेगा, उसको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, मैं एजेंट से कहूं 400 रुपया दो मुझे, मेरा नुकसान, मैं तुम्हें कहा 1000 से कम पे ना बेचना, तुमने 600 की बेची, 400 का नुकसान हुआ, 400 दो। एक दूसरी ऑप्शन और भी है, क्या वाला, मैं थर्ड पार्टी से कहूं एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड है, मेरी चेयर मुझे वापस करें, 600 रुपया ले जाए। अब जाहिर थर्ड पार्टी तो ये कहेगी कि भाई मुझे 400 का फायदा हो रहा है, मैं क्यों आपको चेयर वापस करूं, गलती किया तो आपके बंदे नहीं, उसको जाके पकड़े। यहां पे दोनों में से एक रास्ता मैं अडॉप्ट कर सकता हूं, कौन सा, अब सुनिए। अच्छा, दोनों सूरतों में नुकसान भरना पड़ेगा। मैं अगर एजेंट से डायरेक्ट 400 रुपया ले लूं फिर भी एजेंट को भरना पड़ेगा। मैं अगर थर्ड पार्टी को कहूं 600 पकड़ो, अपना चेयर मुझे वापस करो, तो ये थर्ड पार्टी कहेगी भाईजान हमारा तो एग्रीमेंट हुआ था, अब एग्रीमेंट ब्रीच हुआ है तो डैमेजेस पे करें, और वो एजेंट से ही निकलवाएगा, वो भी घूम फिर के लायबल एजेंट ही होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है किसको, एजेंट ने प्रिंसिपल को 400 देना है कि थर्ड पार्टी को, क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये पहले बताएं, समझ आ रहा है ना सिचुएशन। लॉ कहता है सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, थर्ड पार्टी नोज अबाउट एक्चुअल अथॉरिटी और थर्ड पार्टी डज नॉट नो अबाउट एक्चुअल अथॉरिटी। लॉ ये कहता है अगर तो थर्ड पार्टी को ये समझ लीजिए, सबसे अहम केस स्टडी का पॉइंट बता रहा हूं, अगर तो थर्ड पार्टी को पता है कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है और फिर भी एग्रीमेंट हो जाता है, तो याद रखें अब लॉ प्रिंसिपल को सिक्योर करेगा, अब थर्ड पार्टी को नहीं करेगा। अब प्रिंसिपल अगर चाहे तो इस ट्रांजैक्शन को खत्म कर सकता है, प्रिंसिपल चाहे तो इस ट्रांजैक्शन को खत्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो बताइए अब क्या प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? उसको पता ही नहीं था। अब एक्शन लिया जा सकता, तो किसके खिलाफ लिया जा सकता है? ये वही कंसेप्ट है जिसमें आपको पता है लॉ की एक आदत है, वो हमेशा इनोसेंट थर्ड पार्टी को सिक्योर करता है। यहां पे भी इनोसेंट थर्ड पार्टी को सिक्योर किया जा रहा है। एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, खुद लायबल है, किसको लायबल है डिपेंड करता है। क्या प्रिंसिपल इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट है? इनोसेंट से मुराद क्या है भला? उसे नहीं पता था एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो फिर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, फिर प्रिंसिपल इसके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो इस सूरत में थर्ड पार्टी इनोसेंट नहीं है, प्रिंसिपल इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। अगर थर्ड पार्टी का एजेंट है, एजेंट को पता है बट थर्ड पार्टी को नहीं पता, तो फिर कौन है? अगर थर्ड पार्टी का भी आगे एजेंट है, तो एजेंट चूंकि रूल जनरल रूल हम अप्लाई करेंगे ना, एजेंट चूंकि वो थर्ड पार्टी के भी यहाँ पे काम कर रहा है, एजेंट को पता है तो उसका मतलब थर्ड पार्टी को भी नॉलेज होगा। लेकिन हमारी केस स्टडी में दो एजेंट कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, वो सिर्फ प्रिंसिपल का एजेंट हुआ करेगा, थर्ड पार्टी का कोई एजेंट नहीं होगा, उसको छोड़ दे। थर्ड पार्टी का एजेंट है, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ भाई। ये क्लियर हुआ आपको? चलिए अब ऐसा करते हैं, इसमें हमारे लेक्चर में कुछ चीजें ऐसी भी थी जो कल के लेक्चर में डिस्कस करने हैं हम, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा बेस टाइम था, मैं बेहतर समझा बेस क्लियर कर दूं। अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। आपके पास 3 मिनट हैं, आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 रीड कर लें, मीनवाइल मैं प्रोजेक्टिव एग्जांपल वगैरह स्टार्ट करता हूं, रीडिंग कर ले। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन में हम पार्टिसिपेशन करेंगे साथ साथ, ठीक है। चलिए रीडिंग कर लीजिए, पॉज कीजिएगा।
जी स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। क्वेश्चन पाशा, अच्छा नॉर्मली एग्जांपल्स में वो पी से जो नाम शुरू हो रहा था वो प्रिंसिपल के लिए होता है और ए से जो नाम शुरू हो रहा होगा वो एजेंट के लिए होता है। उसकी कोई कोडिंग का तरीकाकार है बारह, लेकिन लाजमी नहीं, आपने नेम को सामने रख के डिसीजन करना है कौन प्रिंसिपल कौन है। पाशा अपॉइंट्स आजम टू बाय 10 बैग्स ऑफ शुगर ऑन हिज बिहाफ, यानी खरीदेगा आजम, किसके बिहाफ पे खरीदेगा? पाशा। डिस्कस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पाशा एंड आजम, एजेंसी रिलेशनशिप, जिसमें प्रिंसिपल कौन है, एजेंट कौन है, आजम। क्लियर? अच्छा आजम जिससे बैग खरीदेगा शुगर बैग, उसकी पेमेंट किसने करनी है? पाशा ने करेगा। आगे चलते हैं, सिंपल सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था। फिर कह रहा है पाशा पॉइंट्स आजम टू बाय 10 बैग्स ऑफ शुगर ऑन हिज बिहाफ। इफ इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आजम परचेजेस द बैग्स ऑफ शुगर फ्रॉम तारिक। अब ये तीसरी पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी, टी तारिक टी थर्ड पार्टी आ गई। ए होलसेलर डीलर इन शुगर ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा उसने थर्ड पार्टी से। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, हु कैन सू तारिक, यानी अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तारिक की तरफ से, सू कौन कर सकता है? पाशा सू कर सकता है। क्या अगर पाशा आजम को ऑथोराइज कर दे, आजम भी सू कर सकता है? आजम भी सू कर सकता है। एजेंट को कोई भी काम दिया जा सकता है तो एजेंट को लीगल एक्शन देने के लिए भी किया जा सकता है। इसका मतलब है पाशा चाहे तो खुद एक्शन ले ले, चाहे तो आजम को कहे आजम तारिक के खिलाफ एक्शन ले। बी अगेंस्ट हुम कैन तारिक टेक लीगल एक्शन। अब बी में सिचुएशन बदल दी उसने कहा अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पाशा या आजम की तरफ से हो तो अब तारिक ने लीगल एक्शन लेना, किसके खिलाफ लेगा? पाशा के खिलाफ। आजम के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? वो तो एजेंट है, वो तो एजेंट है, वो तो पाशा के बिहाफ पे एक्शन कर रहा था। क्लियर हुई है बात? नहीं पता ना छोड़, मैंने कहा था वो सिलेबस से निकल गया। पता ना हो तो फिर तो जाहिर है एजेंट के खिलाफ ही एक्शन लेगा, ठीक है, लेकिन वो एक लदा खानी थी, उसको छोड़ दे। जी ये नहीं, आपने ये अज्यूम करना है कि हर केस स्टडी में थर्ड पार्टी को पता है कि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है। आपने हर केस स्टडी में पूरे चैप्टर में यही असम्पशन लेके चलना है कि थर्ड पार्टी को पता है कि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, लेकिन 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 है तो एजेंट, ये पता है कि एजेंट है, उसकी अथॉरिटी क्या है ये कुछ केस स्टडीज में पता होगा उसे, कुछ केस स्टडी में पता नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं दुकान पे जाने से पहले बोर्ड लगा जाऊं उधर कि प्राइस है ₹1000, तो इसका मतलब है थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोर्ड ना लगा के जाऊं और अपने एम्प्लॉय से कहूं तुम नेगोशिएशन कर लेना कि जिस प्राइस पे भी सेल होती है, उस सूरत में थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना, किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करते हुए थर्ड पार्टी को ये तो पता है कि ये एजेंट है, लेकिन इसकी अथॉरिटी क्या है कभी पता होगा कभी पता नहीं होगा। आजम एंड एडल्ट एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ परवीन ए माइनर, यानी इसमें प्रिंसिपल कौन है? परवीन, परवीन है, प्रिंसिपल परवीन है, एजेंट आजम है, विद तारिक। इफ देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुम कैन तारिक सू। पहले तो आपने कहा था प्रिंसिपल के खिलाफ, हाँ अब प्रिंसिपल माइनर है। आपको पता है अगर प्रिंसिपल माइनर हो उसके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता। अब एजेंट पर्सनली लायबल होगा। जब हम कहते हैं ना कि ये काम हो ही नहीं सकता तो उसका मतलब होता है लीगली नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल है ना। जैसे फर्ज कीजिए मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, आपने कहना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। कोई बंदा किसी दूसरे के साथ चर्च बेचने का एग्रीमेंट नहीं कर सकता, नहीं तो लेकिन लीगली नहीं कर, फिजिकली तो कर सकता है। अगर वो करता है तो वो वाइड होगा, वाइड होगा। ठीक, तो जब हम समटाइम ये कहते हैं ना वर्ड के काम नहीं हो, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, इसका मतलब है लीगली लॉ इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है, माइनर को आपको पता है लॉ हमेशा, माइनर कहीं भी जगह पे हो किसी भी पोजीशन में माइनर को हमेशा लॉ सिक्योर करेगा। तो यहां पे तारिक किसको सू करेगा? आजम को। स्टेट हु कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन फॉलोइंग केसेस एंड अगेंस्ट हुम। परवीन 25 ईयर ओल्ड, एज क्यों लिखी? बताने के कि माइनर नहीं है मेजर है। एम्प्लॉयड आजम 36 ईयर ओल्ड एज हर एजेंट टू फाइनलाइज ए बिजनेस डील विद तारिक, यानी नॉर्मल केस है, कोई भी माइनर नहीं है। आजम मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ परवीन विद तारिक, आजम ने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया। अब बताइए कौन इन्फोर्स कर सकता है? क्या प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। और इसी तरह तारिक भी इन्फोर्स करवा सकता है। किसके अगेंस्ट? परवीन, प्रिंसिपल के अगेंस्ट। बी, ये तो हमने पहले वाला जो किया था उसी के ऊपर। बी में ट्विस्ट है, कह रहा है मारिया 17 years old employed आजम 36 years old as her agent
टू फाइनलाइज ए बिजनेस डील विद तारिक। आजम मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मारिया विद तारिक। अब बताइए, आजम एक्शन लेगा, आजम इन्फोर्स करवाएगा। तारिक ने अगर कोई लीगल एक्शन लेना किसके खिलाफ लेगा? आजम के खिलाफ। मारिया के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों? वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। मारिया इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी किस्म के कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आजम ही होगा। जी, सर इस केस स्टडी में आजम जो है वो प्रिंसिपल है ना? इस केस स्टडी में हाँ जी, आजम एजेंट है, बिल्कुल। मारिया प्रिंसिपल है, बिल्कुल। आजम एज एन एजेंट जो है वो इन्फोर्स करवा सकते हैं। नहीं, आजम एज ए प्रिंसिपल ही इन्फोर्स करवाएगा। हालांकि एजेंट है, लेकिन चूंकि इसमें प्रिंसिपल माइनर है तो लॉ ये कहता है अब इसमें आजम खुद ही एजेंट है, खुद ही प्रिंसिपल है। मारिया की तरफ कोई बात नहीं जाएगी, इसमें ये खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाएगा एज प्रिंसिपल। केस फाइल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एजेंसी रिलेशनशिप में उन्होंने कहा कि जो माइनर होगा ये बिल्कुल साइड पे रहेगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल इसको पॉइंट करते हैं तो ये किसी किस्म का एक्शन इसके खिलाफ या ये दूसरों के खिलाफ नहीं ले सकता। नेक्स्ट, स्टेट वेदर एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटीज इन फॉलोइंग केसेस। परवीन 25 years old employed Azam 36 years old as her agent to finalize a business deal with Tariq. Azam made the contract on behalf of Parveen with Tariq. अच्छा, सिचुएशन लेकिन उसने रिक्वायरमेंट चेंज की। अगर इसमें फर्ज कीजिए, अगर पता चलता है कि आजम ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, आजम लायबल है कि नहीं? ए में लायबल है। बी, परवीन ने एम्प्लॉय किया आसिफ 15 years old, एज क्यों बताई? माइनर, एज हर एजेंट टू फाइनलाइज बिजनेस डील विद तारिक। आसिफ मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ परवीन विद तारिक। अब बताइए, इसमें अगर वो अथॉरिटी से एक्सीड करता है, नेग्लिजेंस का मुजाहरा करता है, एजेंट लायबल नहीं होगा। दोनों में यही फर्क है। इसमें प्रिंसिपल, इसमें एजेंट मेजर था, अगर वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, नेग्लिजेंस का मुजाहरा करता है, खुद लायबल होगा। और इसमें एजेंट माइनर था, अगर वो नेग्लिजेंस का मुजाहरा करता है, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, वो लायबल नहीं होगा। 6, Aslan promises to sell Faisal's house on his behalf. No consideration will be paid to Aslan for his services. Is this agreement without consideration valid? Consideration is not necessary to create agency. क्लियर हुआ जी? चलिए घर जाके रीडिंग कर लीजिएगा, खासतौर पे वो माइनर वाली बात। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।